एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पीवाईक्यूज करेंगे और ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इससे पहले भी एक वीडियो बना रखा है पीवाईक्यूज का, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट हैज फोकस्ड ऑन द स्क्रीन अ डिस्टेंट बिल्डिंग using a convex lens if he has selected a blue colored building as object. ठीक है, select from the following option the one which gives the correct characteristic of the image. कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग है ब्लू कलर की और काफी दूर रखी हुई है और हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। इसके द्वारा जो इमेज बन रही है, ठीक है, इस बिल्डिंग की एक इमेज बन रही है। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी उसकी इमेजेस होंगी, मतलब कौन कौन से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, डिस्टेंट बिल्डिंग है मतलब दूर रखी हुई बिल्डिंग, पास में नहीं है। पास में अगर होती तो हम कहते हैं कि भैया कैसी इमेज बन जाएगी, वर्चुअल इमेज, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के पास में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कहीं पे रख रहे होते हैं तब वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन यहाँ पे दूर रखी हुई है। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। क्या बनेगी, रियल। अच्छा, जो रियल बनती है और जो रियल होती है इमेज वो कैसी होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड होगी तो चेक करते हैं। वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखा हुआ है, नहीं। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमनेस्ड एंड इन वॉयलेट शेड, नहीं। ब्लू कलर की बिल्डिंग है तो भैया वॉयलेट शेड की नहीं दिखाई देगी, ब्लू कलर का ही दिखाई देगा। रियल है, इन्वर्टेड है, डिमनेस्ड। डिमनेस्ड है क्यों, क्योंकि भैया दूर है, काफी दूर है रखी हुई। ठीक है, तो डिमिनिश्ड इमेज दिखेगी और ब्लू शेड दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ब्लू। लास्ट ऑप्शन था वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड दिखेगी और ब्लू शेड की दिखाई देगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस एक्स। आइडेंटिफाई द लेंस एक्स एक्स डैश, मतलब यहाँ पे एक लेंस रखा हुआ है। इस डायग्राम को स्टडी करना है और इस लेंस को बताना है कि भैया ये लेंस कौन सा है। एंड द पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेस O डैश। ठीक है, where the image of the object AB appears to be formed, मतलब ये जो AB है इसकी इमेज कहां पे बनेगी। ठीक है, तो पहले तो जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइट रे ऐसे आ रही है और ये लाइट रे इस लेंस के थ्रू पास हो रही है और दूर जा रही है। इसका मतलब ये लेंस, ये जो इमेज हो रही है, ये जो रे है ये कैसी है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, अच्छा, डाइवर्ज हो रही है तो डाइवर्ज किस में होगा, डाइवर्जिंग लेंस यूज किया जाएगा। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि भैया ये लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव। तो पहले कॉनकेव वाले ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉनकेव वाला ऑप्शन ये भी है, ये भी है। कॉन्वेक्स वाले दो थे तो ये दो कैंसिल हो गया। अब कह रहे हैं द इमेज, मतलब जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, O डैश वाई। O डैश वाई, ये रहा O डैश वाई, और दूसरा वाला क्या रहा है कि ओ वाई इधर है। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, ये कॉनकेव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है। और कॉनकेव लेंस में जिधर ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी इसी साइड में बनती है, मतलब इमेज जो बनेगी इस साइड में कहीं पे बनेगी, मतलब जो इमेज बनेगी O वाई के बीच में बनेगी। कॉनकेव लेंस है और इमेज जो बन रही है वो O वाई के बीच में, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वी विश टू ऑब्टेन इक्वल साइज्ड, क्या कह रहा है, हम इक्वल साइज की एक इमेज बनाना चाह रहे हैं, इन्वर्टेड बनाना चाह रहे हैं, ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन कैप्ड एट अ डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम द कैंडल फ्लेम। ठीक है, क्या है क्वेश्चन है हमारे पास कि भैया हमारे पास एक 4 मीटर की डिस्टेंस पे, मतलब ये एक कैंडल फ्लेम है, ऐसा कोई एक कैंडल फ्लेम है। ठीक है, यहां पे एक लेंस रखा हुआ है और इसकी इमेज कैसी बनानी है, इन्वर्टेड इमेज बनानी है। कैसी इमेज बनानी है, इन्वर्टेड इमेज बनानी। तो भैया इन्वर्टेड और रियल सेम साइज की बनेगी, तो कौन से लेंस के द्वारा बनती है, ये बनती है भैया कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। तो ये यहाँ पे पूछा रखा था, क्योंकि सेम साइज की बनानी थी इमेज और इन्वर्टेड इमेज बनानी थी, तो लेंस कौन सा हो गया बेटे, लेंस हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। क्यों है कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉनकेव लेंस इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनाता है। व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कैंडल फ्लेम्स द लेंस बी प्लेस्ड। ठीक है, कैंडल फ्लेम कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, फोकल लेंथ क्या है, देखो
यहाँ पे कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखो क्या रहा था क्वेश्चन में, इन्होंने बोल दिया था कि भैया जो लेंस, ये जो कैंडल है और जो इसकी इमेज है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 4 मीटर। अब ये जितना सेम साइज की होगा तो सेम साइज की कहां पे रख के बनती है, 2f पे बनती है। 2f पे रखा हुआ है, इमेज भी 2f पे बना। ठीक है, अगर ये डिस्टेंसेस बराबर हो गए तो ये जो 4 मीटर है इसका मतलब 2 मीटर इधर हो गया, ये इधर क्या हो गया, 2 मीटर इधर हो गया और 2 मीटर इधर हो गया। ठीक है, अच्छा ये 2f है तो इसका हाफ करेंगे तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो पूछ रहा है, तो क्या बता रहा था कि फोकल लेंथ बताना था, तो देखो बिना सॉल्व करिए हमने बता दिया कि इसका फोकल लेंथ कितना है, 1 मीटर। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बनाना है। तो भैया इमेज फॉर्मेशन ये वाला बनाएंगे हम कि ये हमारे पास f था और ये 2f है, 2f पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस साइड में भी f है और इधर 2f है। तो ये रे ऐसे जाती है, फोकस से पास होते हुए जाती है, सीधे चली जाती है। दूसरी रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हुए ले जाएंगे, गड़बड़ बन गया। ठीक है, दूसरी रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हुए जाते हैं और जहां पे वो दोनों, थोड़ा सा आप बना लीजिएगा, यहाँ पे फ्री हैंड बना रहा हूं मैं, तो जहां पे दोनों एक दूसरे को कट करेंगी वहां पे इमेज बनेगी। तो ये वाला केस बन रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा जाता है। ठीक है, तो आप डायग्राम बनाइएगा इसका, अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ लेंस इज प्लेस्ड एट Q, मतलब जब एक लेंस को Q पे रखा गया, अ शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो इस स्क्रीन पे एक शार्प इमेज फॉर्म किया करता है, मतलब होता है, बनती है, इसकी शार्प इमेज बनती है इस स्क्रीन पे, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस स्क्रीन पे बनती है शार्प इमेज। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, कैसी इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। रियल इन्वर्टेड है, उल्टी है, डिमिनिश्ड मतलब छोटी है। when the lens is moved to P, मतलब इस लेंस को यहां से यहां पहुंचा दिया गया, मतलब इसको यहां पहुंचा दिया गया, P पॉइंट पे पहुंचा दिया गया। अनदर शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, मतलब फिर से इमेज कैसी बन रही है, शार्प इमेज बन रही है स्क्रीन पे, कैसी इमेज बन रही है, शार्प इमेज बन रही है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, अब कह रहा है कि इसकी इमेज का नेचर कैसा होगा, मैग्निफाइड, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड, अपराइट, डिमिनिश्ड, अपराइट, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड। अब जरा ध्यान से समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भैया ये हमारे पास लेंस था, ठीक है, ये फोकस था और ये 2f था। ठीक है, तो ये 2f था यहां पे हमारे पास। अब ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं कि, अब जरा ध्यान से देखिए, जब इंफिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट तो इसकी इमेज फोकस पे बनती है, कहां पे बनती है, फोकस पे। जब 2f के आगे रखा रहता है तो इमेज f और 2f के बीच में बनती। जब 2f पे होता है, जब 2f पे होता है तो इमेज भी 2f पे बनती। ठीक है, मतलब इस तरीके से ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे हम लेंस के नजदीक जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज दूर बनती जा रही है, और कैसे बन रही है बेटे, बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, ऐसा समझेंगे, जैसे जैसे हम इंफिनिटी से लेंस की तरफ आ रहे हैं, फोकस की तरफ, फोकस तक पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे इमेज कैसी जा रही है, इमेज लेंस से दूर होती जा रही है और बड़ी इमेज बनती जा रही है। अब ऐसा समझो कि लेंस ये था, ऑब्जेक्ट ये था, हा? लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी कैसी थी, ज्यादा थी। कैसी थी, दूरी ज्यादा थी। तो जो पहला केस था उसमें इमेज कैसी बनी होगी, छोटी इमेज बनी होगी। कैसी इमेज बनी होगी बेटे, छोटी इमेज बनी होगी। अब अगर आप देखोगे तो सेकंड केस में ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। तो वो ये बता रहा था मैं आपको कि जब आप ऑब्जेक्ट को लेंस के नजदीक लेके जाओगे, ऑब्जेक्ट को लेंस के नजदीक लेके जाओगे तो इमेज लेंस से दूर होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। तो देखो पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से दूर था, तो जो इमेज बन रही थी वो रियल थी, इन्वर्टेड थी और छोटी होनी थी। लेकिन अगर अब सेकंड वाले केस में देखेंगे अगर हम, तो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अच्छा इस वाले केस में भी इमेज कैसी बन रही है, शार्प इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, लेकिन जो इमेज होगी वो कैसी होगी बेटे, वो मैग्निफाइड इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, मैग्निफाइड इमेज होगी और इन्वर्टेड ही होगी, क्योंकि स्क्रीन पे बन रही है, रियल इमेज है, स्क्रीन पे बन रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड। कैसा हो जाएगा, मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द फॉलोइंग diagram shows the use of optical device to perform an experiment of a light as per the arrangement shown. The optical device is likely to be, देखो अब यहाँ पे क्या है भैया, लाइट रेज ऐसे आ रही थी, दूर दूर जा रही। लाइट रेज को दूर भेजने का काम कौन करता है? लाइट रेज को दूर भेजने का काम करता भैया कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ये सॉरी कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, मिरर नहीं है, क्यों नहीं है भैया मिरर? मिरर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मिरर में तो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है और यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ क्योंकि लाइट रेज दूसरी साइड में गई ना, इसीलिए कॉन्केव लेंस चाहिए। ठीक है, मिरर्स तो नहीं है और कॉन्वेक्स लेंस तो एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस भी नहीं, तो आंसर क्या जाएगा? कॉन्केव लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी ऑन अ स्क्रीन। मतलब एक स्टूडेंट है जो कि एक ऑब्जेक्ट की इमेज को स्क्रीन पे बनाना चाह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज द करेक्ट पोजीशन ऑफ ए बी एज पोजीशन ऑफ ए बी फॉर हिम हर टू बी सक्सेसफुल। देखो क्या कह रहा है, कैसी इमेज बनानी है? मैग्निफाइड इमेज बनानी है। कैसी इमेज बनानी है बेटे? मैग्निफाइड इमेज बनानी है, बड़ी इमेज बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए भैया आपको थोड़ा सा केसेस पता होने चाहिए। क्या है केसेस? देखो, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? 2f पे रखा हुआ है, तो इमेज भी 2f पे बनती है, तो इसमें मैग्निफाइड तो नहीं बनती। अब देखो इसमें 2f से आगे रखा हुआ है, तो जब आप 2f से आगे रखते हैं तो इमेज कहां बनती है? f और 2f के बीच में बनती है और छोटी इमेज बनती है, मैग्निफाइड तो नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला केस क्या कह रहा है? थर्ड वाले केस में ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? देखो ये है 2f, ये 2f यहां पे लिखा हुआ, वहां पे थोड़ा मार्क गलत किया हुआ। 2f ये f और 2f के बीच में रखते हैं, तो इमेज 2f के आगे बनती है। इमेज कहां बनती है? 2f के आगे बनती है और मैग्नीफाइड इमेज बनती है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। और फोकस पे रखने पे तो ये इंफिनिटी पे बनती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। ठीक है, कि f और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगी? 2f के आगे बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मीडियम वन, मतलब ये कुछ एक डायग्राम गिवन है हमारे पास। मीडियम 1 है, इसमें एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये लास्ट वाला मीडियम मतलब जो 4th वाला है ये मीडियम 1 ही है, और ये भी मीडियम 1 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है इन द अबव डायग्राम लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डिफरेंट मीडिया, इट इज नोटेड बाय साइंटिस्ट दैट एंगल 1, 3 एंड 4 तीनों इक्वल है। मतलब कौन कौन से? एंगल 1, 3 और 4, ये तीनों एंगल्स कैसे हैं बेटे? इक्वल एंगल्स हैं, ये तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल हैं। बट एंगल 1 इज ग्रेटर देन 2, एंगल 1 जो है वो 2 से बड़ा है। एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? कह रहा है कि मीडियम, मतलब देखो ये यहां पे कह रहा था कि हमारे पास एंगल 1, 3 और 4 ये तीनों एंगल्स कैसे हैं? बराबर हैं, और जो एंगल 1 है 2 से बड़ा है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट? चेक करते हैं भैया। पहला, मीडियम 1 इज डेंसर देन 3 बट इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू 2। कह रहा है कि मीडियम 1 3 से डेंसर है और उसकी डेंसिटी 2 के बराबर। देखो 1 और 2 के मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि 1 और 2 की डेंसिटी बराबर है। नहीं भैया, अगर 1 और 2 की डेंसिटी बराबर होगी तो लाइट बेंड नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे तो दिख रहा होगा बेंडिंग हो रही है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मीडियम 2 इज रेयरेस्ट मीडियम। कह रहा है कि मीडियम 2 की डेंसिटी कैसी है? मतलब रेयरेस्ट है, मतलब इसकी डेंसिटी क्या है? सबसे कम है। तो देखो अगर रेयर मीडियम होगा तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी, और आप यहां पे साफ साफ देख सकते हो कि जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आई लाइट तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, तो नॉर्मल मीडियम 2 रेयर तो नहीं हो सकता। ठीक है, मीडियम 3 इज डेंसर देन मीडियम 1। मीडियम 3 और मीडियम 1 मतलब मीडियम 3 मीडियम 1 से डेंसर है? नहीं भैया, डेंसर नहीं है। अगला है बट सॉरी मीडियम 1 एंड 3 आर एसेंशियली सेम मीडियम। मतलब मीडियम 1 और 3 क्या हो जाएंगे? सेम मीडियम। बट मीडियम 2 इज डेंसर देन 1 एंड 3। हाँ जी, ये सही है। क्यों? क्योंकि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये और ये बराबर है,
ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ का और यहाँ का बराबर है, मतलब इंसिडेंस नहीं है यहाँ पे, ये वाला एंगल्स तो बराबर हो गए। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, अब जरा देखो कि रे ऑफ लाइट आ रही थी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही थी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही, इसका मतलब मीडियम 1 से डेंसर है। अब अगर देखेंगे तो ये एंगल 2 है, ये भी एंगल 2 है, ठीक है। अब देखो रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, मीडियम 3 में आ रही है और नॉर्मल से दूर हो जा रही है, इसका मतलब क्या है, मीडियम 2 की डेंसिटी क्या है, मीडियम 3 से भी ज्यादा है, ठीक है। तो मीडियम 1 और 2 क्या हो गए, सेम मीडियम हो जाएंगे, और मीडियम 2 की जो डेंसिटी है वो 1 और 3 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखो ऐसे ऑप्शंस, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सारे ऑप्शंस चेक करने हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा, कह रहा है ऑन एंटरिंग इन अ मीडियम फ्रॉम एयर, एयर से एक मीडियम में एंटर कर रहे हैं, द स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स हाफ, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड क्या हो जा रही, हाफ हो जा रही है, ठीक है, इट्स वैल्यू इन एयर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें उस मीडियम का, किसके, एयर के रिस्पेक्ट में। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एयर से मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। ये क्या, लाइट की स्पीड एयर में, अब क्या कह रहा है कि v की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ c है, क्या है, हाफ ऑफ c, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू का क्या हो गया बेटे, हाफ हो गया है, क्या हुआ है, हाफ हो गया है इसकी वैल्यू का। तो जो v है इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, इसकी वैल्यू हो गई है c/2, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते हैं, तो c अपॉन v की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ c, c से c कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, एयर से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए पार्ट का आंसर तो आ गया हमारा 2, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आप जरा ध्यान से देखेंगे, कह रहे हैं एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है η1, वैसे ईटा बोलते हैं सिंबल को, जो ये एन जैसा दिख रहा है ये सिंबल ईटा होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका η1 इज कैप्ट इन अ मीडियम ऑफ η2, मतलब इसको एक मीडियम में रख दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स η2 है। लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द स्लैब, ड्रॉ द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब 1, जब ये कंडीशंस होंगी। देखो सिंपल सा क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है बेटे कि हमारे पास एक वो है, ग्लास है ये, ठीक है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है η1, इसको रख दिया गया हमने η2 वाले मीडियम में रखा, किस में रखा, η2 वाले मीडियम में, ठीक है, यहां मीडियम η2 है। अब क्या कह रहा है कि जब लाइट रे इसमें एंटर करेगी तो क्या से क्या होगा, अगर ये 3 कंडीशंस हो जाएं। पहली कंडीशन है कि यह फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाए ज्यादा सेकंड वाले से, ठीक है। अब इसका मतलब, अब जरा ध्यान से देखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ध्यान से सुनेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो कैसा मीडियम होगा, वो डेंसर मीडियम, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा, ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पे डेंसर मीडियम कौन सा हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया। अब रे ऑफ लाइट यहां से आएगी ऐसे, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, किस तरफ बेंड हो जाएगी, ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यहां पे फिर हम बनाते हैं, तो यह इस वाले में डेंसर से रेयर में आ रही, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इसका पाथ कुछ ऐसा दिखाई देगा कि मतलब अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो ऐसा सीधे आना था इसने, लेकिन ग्लास स्लैब पड़ गया तो अपने पाथ से ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस क्या हो जाएं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। अब देखो ये है, ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स η1 है, η2 है, η2 है। अब ये रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे ऐसे, अब देखो इनकी दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो गया तो ये दोनों सेम मीडियम की तरह काम करेंगे और रे ऑफ लाइट बेंड नहीं होगी, सीधे चली आएगी। फिर यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे, इस जगह पे फिर से नॉर्मल बनाया। अब देखो ये η1 और η2, मतलब ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम भी क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये सीधे आएगी। मतलब जब
ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज जब बराबर हो जाएंगी तो ये दोनों मीडियम्स क्या होंगे, सेम होंगे और रे ऑफ लाइट बेंड नहीं करेगी। ठीक है, थर्ड पार्ट में जो क्या रहा है, थर्ड पार्ट में क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का कम हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। अब इसका मतलब क्या है बेटे, अब इसका मतलब है कि जो ये 2 वाला मीडियम है, ये जो 2 वाला मीडियम है, ये डेंसर मीडियम हो चुका है, ये रेयरर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। अब देखो ये रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से, ऐसे आई रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो अभी मीडियम 2 क्या है, मीडियम 2 यहां पे कैसा है बेटे, मीडियम 2 यहां पे डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है बेटे, डेंसर। अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी ऐसे, ऐसे। ठीक है, ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, ये ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। अब यहां पे हम बनाते हैं। ठीक है, अब ये ईटा 1 मतलब ये जो मीडियम 1 है ये कैसा है, ये रेयरर है, और ये कैसा डेंसर है, तो अभी ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनेगा ये वाला डायग्राम। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा, जरा ध्यान से देखेंगे कि डेंसर से रेयरर में आ रही थी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयरर से डेंसर में आ गई तो टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो ये इस तरीके से पैरेलल हो जाएंगी यहां पे भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो नो यूनिट, क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होगा, मीटर पर सेकंड में, मीडियम में भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगी तो कोई भी यूनिट नहीं आएगी। ठीक है, तो नो यूनिट क्या है, नो यूनिट। रीजन क्या देंगे कि भैया जब हम सेम क्वांटिटीज का रेशियो निकालते हैं तो यूनिटलेस क्वांटिटी मिलती है, तो यहां पे हमने सेम क्वांटिटीज का ही रेशियो तो निकाला तो यूनिटलेस क्वांटिटी मिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम बाय शोइंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू ईच मीडियम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल एल्कोहल, टर्पेंटाइन ऑयल एल्कोहल एंड कैरोसिन, ये दिया हुआ है। टर्पेंटाइन का कितना है 1.47 और दूसरा है एल्कोहल, एल्कोहल का है 1.36 और लास्ट है कैरोसिन, कैरोसिन का है 1.44। ठीक है, अब इसका रे डायग्राम कंप्लीट करना है तो इसी डायग्राम में कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अभी दोनों को चेक करेंगे तो दोनों में से ज्यादा डेंसर मीडियम कौन सा, ये, और रेयरर कौन सा हो गया, ये। और रे ऑफ लाइट आ रही है रेयरर से डेंसर की तरफ, सॉरी डेंसर से रेयरर की तरफ, तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, ऐसे दूर चली गई ऐसे। ठीक है, यहां पे हम नॉर्मल बनाएंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये मीडियम डेंसर हो गया, ये रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर में आएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर आप इसकी डॉटेड लाइंस भी बनाना चाहेंगे तो आप इसकी डॉटेड लाइंस भी बना सकते हैं ऐसे, ये शो करने के लिए कि ये भैया अपने पाथ से ऐसे बेंड हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन पी क्यू एंड आर, पी क्यू आर, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 45 डिग्री, 35 डिग्री एंड 15 डिग्री, in which medium will the velocity of light be minimum, maximum, give reason। ठीक है, तो देखो हमारे पास तीन मीडियम है, P, Q और R, तीन मीडियम है। ठीक है, तीनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, सेम है, इसमें भी I है, इसमें भी I है और इसमें भी I। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन P में कितना है 45, इस वाले में 45 है, Q में है 35 और R में है 15। ठीक है, P में 45, Q में 35, R में 15। इन विच मीडियम विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मिनिमम, इनमें से किस में लाइट की वेलोसिटी मिनिमम होगी। ठीक है, तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का,
कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये पढ़ा था। ठीक है, अभी एंगल आई सबके लिए क्या है, सेम है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। ठीक है, अब देखो जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटे, कम होगा। अब हम देखते हैं तो रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे ज्यादा इसका है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पी वाले का क्या होगा बेटे, सबसे कम होगा। फिर आर वाला क्या है, फिर क्यू वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और फिर आर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना कम क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम पी का, फिर क्यू का, फिर आर का। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर वाले का है, तो सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम ये हो गया। सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम ये है, तो इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी बेटे, सबसे कम। ठीक है, इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, सबसे कम। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पी ज्यादा हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्यू से, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका था, पी का, इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि सब लाइट की स्पीड सबसे कम किसमें, तो लाइट की स्पीड सबसे कम है आर में, सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा है पी में। ठीक है, तो देखो कैसे किया हमने देखा कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस तीनों में सेम थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है साइन आर के, मतलब जब एंगल ऑफ आर बढ़ता जाएगा, मतलब आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाएगा। हमने देखा कि भैया आर सबसे ज्यादा इसमें था, आर क्या था, सबसे ज्यादा इसमें था। अब आर इसमें सबसे ज्यादा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो गया, फिर इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर इस वाले का। अब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था, इसकी मतलब ये डेंसर मीडियम हो गया, ये डेंसर हो गया, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, डेंसर मीडियम में घट जाती है। ठीक है, तो सबसे कम लाइट की स्पीड आर में, फिर क्यू में, फिर पी में, तो सबसे ज्यादा किसमें, पी में, और सबसे कम किसमें, आर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When light enters from air to glass, angle of incidence and angle of refraction in air and glass are, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ भी रखा भैया, साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है। ठीक है, साइन आई, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 45, मतलब साइन 45 अपॉन साइन 30। ठीक है, 45 कितना होता है 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको काट देते हैं, ये √2 हो जाएगा, ये √2 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिलेगा हमें, √2 का मतलब होता है 1.414। ठीक है, तो देखो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर रेशियो निकाला, और सिंप्लीफाई तो आप कर ही सकते हो भैया। ठीक है, मैथ्स में पढ़ ही रखा होगा सिंप्लीफिकेशन आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The image below shows the refraction of light in three transparent rectangular blocks X, Y, and Z made of different material. When they are placed in air, the angle of incidence is different in each cases. मतलब सबसे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, किसमें है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे ज्यादा 3 वाला है, सबसे ज्यादा ये है, सबसे ज्यादा ये है, फिर है 2 वाला, और फिर है 1 वाला, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तीनों में क्या है, सेम है। बट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज सेम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सब में सेम आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंपेयर, हमें कंपेयर करना है। यहाँ पे कह रहा है कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट इन द 3 ब्लॉक्स, इनमें लाइट की स्पीड। अच्छा, इसी तरीके का क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई, क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम है, तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से देखेंगे, मतलब जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। अभी हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 3 वाला सबसे ज्यादा था, फिर था 2 वाला, फिर है 1 वाला, ऐसा था।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी ऑर्डर यही बनेगा कि थर्ड वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, फिर 2 वाले का, फिर 1 वाले का। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था कि भैया जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्या होता है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ही कैसा मीडियम होता है, उतना ही डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। उतना ही क्या होता है, डेंसर मीडियम। अब इसका मतलब अगर हम तीनों में से कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम कौन सा है, सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम ये है, फिर है ये, फिर ये। तो तीनों में सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम थर्ड मीडियम डेंसर है। ठीक है। अब इसका उल्टा हो जाता है, वेलोसिटी का टर्म जो होते हैं, वेलोसिटी का जो आता है वो इसका उल्टा हो जाता है ऐसे। तो सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किस में होगी, फर्स्ट मीडियम में, फिर सेकंड मीडियम में, फिर थर्ड मीडियम। ठीक है। तो देखो हमने कैसे किया, हमने किया इस तरीके से इसे, देखो हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थर्ड वाले का था फिर ज्यादा, फिर 2 वाले का, फिर 1 वाले का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी सेम ऑर्डर बनेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा है, मतलब इसमें वेलोसिटी क्या हो गई, कम। ठीक है, और फिर सेकंड वाले की, फिर थर्ड वाले की, सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में, फिर सेकंड मीडियम में, फिर थर्ड मीडियम में। तो मैक्सिमम लाइट की स्पीड किस में हो जाएगी, फर्स्ट मीडियम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्या रहा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मीडियम एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ऐसा लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये कितना है, 2/3। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड कितना है, 4/3। ठीक है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीडियम एक्स का कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड, जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, मतलब हमें ये वाला टर्म निकालना है। ठीक है, इफ द लाइट की स्पीड मीडियम एक्स में दे रखा है कितना, 3 इंटू 10⁸। ठीक है, ये निकालना भी, ये तो पहले इसके लिए करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले ये वाला टर्म निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे, हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स, ऐसे निकालना है। अब इनका यूज करके कैसे निकालूंगा मैं इनको, देखो कैसे निकालता हूं मैं। देखो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, इस वाले टर्म को कैसे लिख सकते हैं, इसको अलग टर्म को लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड इज इक्वल टू 4/3 ऐसे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, मीडियम एक्स मीडियम वाई इंटू वाई जेड 2/3 इंटू 4/3। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई वाले से कैंसिल हो जाएगा, मीडियम एक्स अपॉन मीडियम जेड, इसको सॉल्व करेंगे तो 8/9 आएगा। ठीक है, और हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड, ये तक चाहिए था ना, जेड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 9/8 हो जाएगा, ये हो गया, यही हमें पूछा गया था, ये हमने फाइंड कर लिया 9/8, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक और पार्ट पूछा गया है क्वेश्चन में, इफ द लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स इज 3 इंटू 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इन वाई, वाई में लाइट की स्पीड पूछी गई है, वाई में लाइट की स्पीड कैसे निकालेंगे, तो चलो निकालते हैं वाई में लाइट की स्पीड को। देखो वाई में लाइट की स्पीड निकालते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तो यही होता भैया, ये z और ये x गिवन है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन
x अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन z। हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन z चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला टर्म यहाँ जाएगा। ठीक है, इसमें कितनी है वैल्यू? 3 इंटू 10⁸ है। अच्छा, इस पूरे की वैल्यू कितनी है? इस पूरे की वैल्यू है 9/8, मतलब 9/8 ये हो गया। ठीक है, इसमें इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो वेलोसिटी इन z क्या जाएगा? 3, ये 8 ऊपर चला जाएगा बेटे, अपॉन में 9 इंटू 10⁸ आएगा। इसको काटते हैं तो ये तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8/3 वेलोसिटी कितनी आ गई? 8/3 इंटू 10⁻, माइनस नहीं, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप डिवाइड करके पॉइंट में निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? when an incident ray of light enters a medium from air, it bends towards normal। मतलब जब रे ऑफ लाइट कहां से एंटर कर रही है? किसी मीडियम में एंटर कर रही है एयर से, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है। किसकी तरफ बेंड हो जा रही? नॉर्मल की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, एज कंपेयर टू एयर। देखो, कह रहा है कि जब रे ऑफ लाइट जब एयर से जा रही है किसी मीडियम में, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है, और ये एयर है यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है? मीडियम इज इक्वल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एयर। नहीं, इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है। इक्वल होता तो भैया बेंड नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज लेस देन, नहीं भैया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मोर देन, हाँ जी, मोर है, ज्यादा है। तभी ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके ये क्या है? ये क्या ऐसा है? ये डेंसर मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, नहीं है, कंपेयर किया जा सकता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी है इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A ray of light is incident as shown if A, B, C are the three different medias। ठीक है, ये A, B, C 3 डिफरेंट मीडियाज हैं, ट्रांसपेरेंट मीडिया है। ठीक है, देन विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये देखो, ये रे ऑफ लाइट यहां से आ रही थी, ये इसमें नॉर्मल की तरफ बेंड हो रखी है। ठीक है, और यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। अब क्या रहे, जरा चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है कि एंगल ऑफ, ये वाला एंगल, मतलब जो ये वाला एंगल है, ये 4 से ज्यादा है। भैया इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा कि ए और बी के डेंसिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो हमें नहीं पता कि ये सही है कि गलत है। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो एंगल 1 है वो 2 से कम है। नहीं भैया, 2 से कम तो नहीं दिखाई दे रहा है, एंगल 1 तो ज्यादा ही दिखाई दे रहा है 2 से। एंगल 2 और 3 बराबर होंगे, हाँ जी, एंगल और 2 और 3 बराबर होंगे। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल है, सही है। एंगल 3 ग्रेटर देन होगा एंगल 4 से, नहीं भैया 3 तो छोटा ही दिख रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज इतना। ठीक है, लाइट की स्पीड, सॉरी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का इतना है, बी का 1.33 है। इफ द लाइट इज if the speed of light in air is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, what is the speed of light in medium A and B? A और B में पूछा गया है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये तो आसान सही है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन V होता भी है। V की वैल्यू चाहिए तो C अपॉन ईटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 है, और 3 इंटू 10⁸ होती है लाइट की स्पीड वैक्यूम में। इसका 1.5 है, काटेंगे 2 हो जाएगा। तो 2 वाले हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक ये और ये। दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। मीडियम 2 में लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी? C अपॉन ईटा। C कितना है? C है 3 इंटू 10⁸, वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतनी है। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? इसका 1.33। अब 1.33 है, इसको डिवाइड करेंगे भैया, तो डिवाइड करने पे 2.25 के आसपास ही आएगा।
तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप डिवाइड कर लेना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये θ1 है, θ2 है और इधर θ3 गिवन है, ठीक है। इफ इन द डायग्राम शोन अबव η1, η2, η3 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मीडियम 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो दिख रहा है भैया कि ये इसकी तरफ बेंड हुआ है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि इसकी तरफ बेंड हुआ है, मतलब ये वाला डेंसर मीडियम है, फिर ये है, फिर ये। चलो चेक करते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से करना है इसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 और 2 बराबर है, नहीं भैया, अगर बराबर होता तो बिना बेंड हुए आ जाता और आपको दिख रहा होगा कि इसमें बेंडिंग हुई है। अगला कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2, नहीं भैया, डेंसर मीडियम कौन सा है, 2 वाला है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा, जितना डेंसर उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हमारा गलत हो गया। सेकंड वाले का डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से ज्यादा है, सेकंड वाले का सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 से ज्यादा है, सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 से ज्यादा नहीं है, गलत है ये क्या है, गलत है। और लास्ट ऑप्शन कि थर्ड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा, हाँ जी है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा बेंडिंग होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट पॉइंट O ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज, यहाँ पे पूछा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन में बच्चे गलतियां कैसे करते हैं कि भैया यहाँ पे देखो 90 दिख रहा है, ऐसा नहीं। आपको पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल। अब इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल भी इसका यहीं से पास हो रहा है, सेम ये हो रहा है। यहाँ पे आपको अपीयर हो रहा है 90 डिग्री अपीयर हो रहा है, और बच्चे गलती से करते भी 90 डिग्री है, लेकिन बेटे आंसर यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल है 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना हमारा 0 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A student has traced the path of a ray of light through a glass slab as follows. If you are asked to label 1, 2, 3, 4, the correct sequence of labeling angle of incidence, angle of emergent, refracted angle और lateral displacement, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, मतलब क्या क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ एमर्जेंट है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो 1 तो क्या है भैया, 1 है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। 3 ये है एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ये एमर्जेंट एंगल होता है, तो ये होता है 3 एंगल ऑफ एमर्जेंट। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 3 2 4। तो ऑर्डर क्या है, 1 3 2 4, मतलब ऑप्शन सी आ रहा है हमारा, 1 3 2 4। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आसान आसान से क्वेश्चन बन जाएंगे भैया। कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड एज पर द फॉलोइंग डायग्राम, विच मीडिया ए और बी इज ऑप्टिकली डेंसर। अब देखो भैया यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है। तो रे ऑफ लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो बी इज डेंसर। बी कैसा है, डेंसर मीडियम है, मीडियम बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे। अच्छा क्वेश्चंस खत्म, हाँ क्वेश्चंस खत्म हो गए, ठीक है। तो ये कुछ PYQs थे और बेसिकली इस वाले वीडियो में हमने कॉन्सेप्चुअल PYQs को कवर किया, ठीक है। तो नए वीडियो में मिलेंगे बच्चों कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। तो इसका जो अगला पार्ट है वो मतलब जो और क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है। इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चंस, इतना ही करेंगे इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।